अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.6 इस चैप्टर की नहायत अहम एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से हमेशा हर बोर्ड में एक पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन में उसका एक पार्ट ज़रूर शामिल किया जाता है। तो इस एक्सरसाइज में हम पिछली तमाम कंसेप्ट्स जैसे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करना दो मैट्रिक्स को, या कि एडिशन करना दो मैट्रिक्स को, या कि इन्वर्स मालूम करना किसी मैट्रिक्स का, वो हम पिछले मेथड्स को रिकॉल करते हुए हमारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जिसके तकरीबन 8-10 पार्ट हैं, वो नहायत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर इसी में से ही क्वेश्चन उठाया जाता है पेपर के लिए। तो चलो चलते हैं और देखते हैं सवाल हमसे क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें बता रहा है यूज़ मैट्रिक्स को इस्तेमाल करें इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो सके। दरअसल उसने हमें जो है लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, यानी उसने हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। उनको इस्तेमाल करते हुए हमने उनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसे हल करेंगे और उसका जवाब ढूंढेंगे। यहाँ पे हमें 2 मेथड्स बताए जाते हैं कि किसी भी सवाल को 2 मेथड से करें, क्योंकि पार्ट नंबर 1 जो ये मैंने लिखा है इसे आपने इन्वर्शन मेथड से भी आपने इसी सवाल को हल करना है और इसी को हमने क्रैमर रूल से भी हल करना है। दोनों मेथड जो है पेपर में नहीं आते, कभी वो इन्वर्शन मेथड देता है और कभी वो क्रैमर रूल देता है। तो हमें दोनों मेथड्स का समझना नहायत ज़रूरी है। चलो चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस मौजूद हैं। इस सबसे पहले हम इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि ये देखें, यहाँ लिखें कन्वर्ट these linear equations in matrix। मैट्रिक्स में हमने इस लीनियर इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है। तो देखें कन्वर्ट कैसे करना है। ये जो हमारे पास x और y वेरिएबल हैं, इनके साथ जो हमारे अददी सर हैं, इनको इनकी जो फिक्स रकमें हैं, इसे हम इस्तेमाल करते हुए एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसा कि ये देखें मैंने बनाई है 2 - 2 3 और 2, ये हमने एक मैट्रिक्स बना दी है। और साथ में दूसरी मैट्रिक्स x और y, और यहाँ पे हम तीसरी मैट्रिक्स बना रहे हैं 4 और 6। तो देखें हमने लीनियर इक्वेशंस को उनकी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। अभी आप इन्हें जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के साथ, एक्स वाई वाले मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास यही हासिल होगा। तो हम इसके नाम रख देते हैं। फर्स्टली इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम एक्स रख देते हैं, और इसका नाम बी रख देते हैं। हमने इनके नाम सपोज कर लिए ए, एक्स और बी। अब हम जानते हैं कि हमने ये ए, ये एक्स और ये बी था, इसे मैं अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो हमारी मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया जाएगा। इधर से देखें तो हमने अगर x का जवाब निकालना है, यानी x y वेरिएबल्स हैं, इनके अगर हमारे पास आंसर आ जाए तो वही हमारे मतलूबा आंसर हैं। तो देखिए x है, a को अगर मैं दूसरी तरफ कन्वर्ट भेज दूं तो वो इन्वर्स हो जाएगा। जैसे कि a इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो गया। या कि देखें
दूसरी तरफ जाके बटे के नीचे भी अगर चला जाए, b बाय a हो जाए, तो b की a की पावर 1 है, और जब ये पावर ऊपर 1 जाएगी तो वो माइनस a हो जाएगी। इसलिए हम एक x के साथ जो a है उसे दूसरी तरफ भेजते हैं, तो लिखते हैं इन्वर्स ए बी। तो अब अगर हमारे पास इस तरह से इक्वेशंस हल हो जाए, हमारे पास x वाला कॉलम है, हमारे पास a इन्वर्स नहीं है, b वाला भी है, यानी अगर हमारे पास a इन्वर्स वाली रकम आ जाए तो हम a इन्वर्स और b को ज़रब देंगे तो हमारे पास x हासिल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ चाहिए a इन्वर्स मालूम करना। a इन्वर्स मालूम करना या किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करना, हमने जाना था कि उसमें अर्जाइंट ऑफ मैट्रिक्स A और डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम ये पहले दो चीज़ें निकाल के इन्वर्स निकालेंगे, उसके बाद जो है इसमें कीमतें पुट करके जवाब निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमने इसे जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, उसके बाद इनके नेम रख दिए। अभी हम मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, इसके डायगोनल्स की को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन दरमियान में माइनस के साथ। तो देखें 2 to the 4 माइनस 2 3 the 6, लेकिन माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगी और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास हासिल हो गया 10। इसी तरह हम अर्जाइंट ऑफ A भी मालूम कर लेंगे। अर्जाइंट A नहायत आसानी से निकल आता है, यानी कि कोई भी A मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल में जो दो रकमें हैं उनकी जगह चेंज कर दो और बाकी दो की अलामतें चेंज कर दो। ये दोनों तरफ दो हैं, चाहे वो वाला दो उधर चला जाए, वो वाला दो उधर चला जाए, फिर भी ये दो ही रहेंगे। लेकिन बाकी जो दो रकमें हैं उनमें से उनकी अलामतें चेंज करनी है। तो देखें, हमने अलामतें चेंज कर दी। 2 प्लस का था माइनस का था, प्लस का बना दिया, और 3 प्लस का था, इसे माइनस का बना दिया। अभी हम A इन्वर्स निकालेंगे। तो A इन्वर्स, जैसा कि आप जानते हैं, A इन्वर्स के लिए हमें चाहिए था अर्जाइंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये दोनों चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने निकाली हुई हैं। तो अब हम इनमें कीमतें दर्ज करते हैं। तो अर्जाइंट ऑफ A अभी हमने निकाला है, वो लिख देते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ A वो है 10, वो इसके बट्टे होना है, यहाँ पे बट्टे होना है। मैंने बट्टे यहाँ पे लगा दिया, इसके नीचे ज़्यादा बट्टे नहीं किया। इसका भी यही मतलब है कि इसका बटा करके नीचे 10 लिख दो या 1/10 करके साइड पे रख दो, इसका भी यही मतलब है। तो ये हमारे पास A इन्वर्स हासिल हो गया। अब हम अपने फार्मूले के मुताबिक वहाँ पे कीमतें लिखेंगे। ये मैंने सेपरेट करने के लिए यहाँ पे लाइन लगा दी है। अब यहाँ पे x है तो x वाला कॉलम लिख देंगे, वो है xy, जैसा कि आप ये जानते हैं। उसके बाद इक्वल A इन्वर्स हमारे पास रकम है, लेकिन यहाँ पे वो 1/10 भी है, वो आ गया। अब A इन्वर्स लिखते हैं, ये इन्वर्स लिख दिया, और साथ B वाली रकम, B वाला कॉलम भी हमारे पास है पड़ा, 4 और 6, वो भी लिख देंगे। अब देखें, हमने इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। x और y वाला मैट्रिक्स वैसे ही साथ चलता रहेगा और 1/10 भी फ़िलहाल वैसे ही चलेगा। अब इसमें देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे मल्टीप्लाई का असूल है, 2 4 से ज़रब लेगा, फिर प्लस, फिर 2 6 से ज़रब लेगा, और इसी रो से अगला कॉलम वो है ही नहीं, तो इसलिए ये वाली रो ख़त्म। अब नीचे वाली रो की बारी है। -3 मल्टीप्लाई होगी 4 से, फिर +2 मल्टीप्लाई होगा 6 से। अब देखें जी, बाकी अभी वैसे ही आ रहा है। इसमें देखें 4 to the 8 + 6 to the 12, 4 3 the 12, लेकिन माइनस का, और 6 to the 12 ये प्लस का।
अब नेक्स्ट में हमारे पास ये 20 हो गया और ये 0 हो चुका है, क्योंकि देखें ये प्लस का ये माइनस का 12 था, आपस में कैंसिल हो गया। अब जो है ये 10 जो है इन दोनों के साथ डिवाइड करवा दें, दोनों के साथ मैंने 10 को डिवाइड करवा दिया। अगर वहीं पे शुरू में डिवाइड करवाता तो हम यहाँ पे बटे वाली रकमें लेकर चल रहे होते और उन्हें ज़रब देना कुछ मुश्किल हो जाता। तो देखें 10 1 द 10, 10 2 द 20, ये 0 हो चुका है, ऊपर 2 है और नीचे 0 है, इधर है एक्स वाई। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगी जब उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं x 2 के इक्वल और y 0 के इक्वल। तो ये हमारा आंसर हासिल हो चुका है। देखें नहायत आसान सवाल है, सिर्फ हमने इस इक्वेशन को, इस फार्मूले को जहन में रखना है। तो इसे रखते हुए सबसे पहले हमें x चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे पास होगा, b भी हमारे पास ऑलरेडी होगा। a इन्वर्स निकालने के लिए हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a मालूम करके a इन्वर्स निकाल लेना है। फिर इस फार्मूले में कीमतें लिख देनी है, a इन्वर्स की जगह पे a इन्वर्स की, बाकी तमाम को उनकी जगह पे लिख के a इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास एक मैट्रिक्स हासिल होगा जो साथ में डिटर्मिनेंट है उसका तमाम एलिमेंट के साथ डिवाइड करवा देना है और हमारे पास रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा। आप मज़ीद सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी ये आसान लगने लगेगा। अब यही सवाल है लेकिन रूल सेकंड है, क्रैमर रूल, उसके तरीके से हमने इसे हल करना है। तो देखें क्रैमर रूल्स में क्या होता है। क्रैमर रूल्स में दो हमारे पास फार्मूले हैं। x का अलहदा से फार्मूला है और y का अलहदा से फार्मूला है। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। इस फार्मूले को देखते हुए हम अपने सवाल को इसके मुताबिक ढालेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले इसे जो है मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये फर्स्ट वन a हो गया, 2 - 2 3 और 2, सेकंड वन x और y और लास्ट b। ये मैट्रिक्स हमने, ये तरीका तो हमने, ये स्टेप तो हमने पिछले पार्ट्स में इन्वर्सन मेथड में भी इस्तेमाल किया था। तो यहाँ तक तो ये सेम है। अब देखें हमारे पास x निकालने के लिए a का माड चाहिए और a x का माड चाहिए, फिर y के लिए a का माड चाहिए। a का माड तो दोनों में एक मरतबा मालूम कर लेंगे, दोनों में नीचे लग जाएगा। a x का माड अलहदा से और a y का माड अलहदा से हमने मालूम कर लेना है। तो सबसे पहले a का माड मालूम कर लें। देखें यह डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आप नहायत पहले और बहुत आसानी से जानते हैं। यही वाला स्टेप हम पीछे भी कर रहे हैं क्योंकि a का डिटर्मिनेंट हमने पीछे भी निकाला था। ये हो जाएगा 4 - 6 और ये हो जाएगा 10। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -10। ये तो हमने यहाँ तक ये सेम वैसे ही सवाल कर दिया। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास हासिल हो गया। अब हमने ax निकालना है। हम जो है ax मैट्रिक्स बना रहे हैं। ax मैट्रिक्स में हम जो है फर्स्ट वन इक्वेशन, फर्स्ट जो हमारा कॉलम है वो है a का 2 और 3, लेकिन हम यहाँ पे 2 और 3 नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे b वाला कॉलम लगा देंगे। b वाले में 4 और 6 एक ही कॉलम था, वो हमने कॉलम यहाँ पे लगा दिया और इसका दूसरा कॉलम सेम यही रहने देंगे। ये ax बना। क्या हुआ कि हमने a वाला मैट्रिक्स लिया, उसमें पहला कॉलम
उसको हमने नहीं लिखा, उसकी जगह पे हमने बी कॉलम लिखा और दूसरा कॉलम हमने सेम लिखा, तो इसका नाम हमने रखा ए एक्स। अब इसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऊपर भी आप पढ़ चुके कि डायगोनल्स की रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो देखें ये 2 4 द 8 हो जाएगा, माइनस 2 6 द 18, 2 6 द 12, तो ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 20 हासिल हुआ ए एक्स। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास हासिल हो गया 20। इसी तरह ए वाई का भी डिटर्मिनेंट हम हासिल कर लेंगे। सबसे पहले ए वाई जान लें वो कैसे लिखनी है। जैसे कि हमने इसमें ए एक्स में फ़र्स्ट कॉलम को हमने बी वाला लिखा था, लेकिन इसमें फ़र्स्ट कॉलम को ए वाला ही लिखना है, लेकिन बी वाले दूसरा जो है ना वो बी वाला लिख देना है। दूसरे कॉलम को ए वाला नहीं इस मर्तबा लिखना, इस मर्तबा उसे बी वाला लिख देना है। तो इसी तरह हम अब इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो देखें डायगोनल में जो रकमें हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी। टू 6 द 12 माइनस 4 3 द 12, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है 12 प्लस का 12 माइनस का, तो वो हमारे पास 0 हासिल हुआ। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हासिल हो चुका है। अब हमने तमाम काम कर दिया। ए का डिटर्मिनेंट अलहदा से हासिल कर लिया, ए एक्स बनाया उसका डिटर्मिनेंट हासिल किया, ए वाई बनाया उसका डिटर्मिनेंट हासिल किया। अब हम उन फार्मूलों में कीमतें लगा देंगे। x इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए, दोनों का डिटर्मिनेंट ए एक्स का डिटर्मिनेंट देखें हमने यहाँ निकाला है 20 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है 10 टू द 20, तो x का हमारे पास जवाब आ गया 2। इसी तरह अब दूसरी इक्वेशन या दूसरा फार्मूला ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, अब इनमें कीमतें लिखनी है। जवाब हमने निकाले हुए हैं, बस कीमतें पुट करनी है। ए वाई का हमारे पास 0 आया है ओवर ए का डिटर्मिनेंट 10 है, तो 0 ओवर 10 0, तो वाई हमारे पास हासिल हो गया 0। तो अब नेक्स्ट इसे लास्ट में आंसर के तौर पे यहाँ पे लिख दें x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी आंसर्स को हम पिछले आंसर से मैच करते हैं, तो देखें वहाँ पे भी 2 और 0 आंसर आया है, यहाँ पे भी 2 और 0 आंसर प्रोड्यूस हुआ है। मेथड कोई भी हो, सवाल का जवाब सेम आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों रूल से मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ और इसी पार्ट्स से रिलेटेड, इसी क्वेश्चन के कुछ और पार्ट्स जो है आपको करवाए जाएंगे, ताकि आप इसे आसानी से गो थ्रू हो जाएं इससे, और आप इसको अच्छे तरीके से पेपर में सॉल्व कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था और पार्ट 2 और 3 मैंने आपके लिए छोड़ा कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जहां आपसे मिस्टेक होगी आप मुझे कमेंट्स करके उससे पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 4 भी सेम उसी तरह का ही है। तमाम पार्ट्स इसके सेम हैं, बस हर किसी में तो रकूम जो है वो चेंज हैं। जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं वो
थोड़ी थोड़ी चेंज हैं और बस बाकी तमाम कंसेप्ट और बल्कि तमाम स्टेप्स जो हैं वो सेम हैं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं पार्ट नंबर 4 हमसे क्या डिमांड करता है। पार्ट नंबर 4 जैसा कि सवाल में बतलाया गया है कि इफ़ पॉसिबल सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस, इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें यूज़ मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए। वैसे तो हम इसे अलजबरे के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सवाल की डिमांड है कि इन्हें मैट्रिक्स के तरीके से मैट्रिक्स बना के इन्हें सॉल्व किया जाए। तो चलो चलते हैं और हल करते हैं इसे। आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख देंगे कन्वर्ट these equations into मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम इन दो इक्वेशंस को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखें कन्वर्ट कर रहे हैं हम। ये देखें सबसे पहले हमने ये एक मैट्रिक्स बना ली। अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल जो x और y यूज़ हुए हैं और उसके बाद लास्ट वन जो इक्वल के दूसरी तरफ हमारी रकमें थी उन्हें भी हमने एक मैट्रिक्स बना लिया है। अब इन्हें लेट्स पोज करके नेम दे देते हैं। इसका नेम फर्स्ट का नेम a रख देते हैं और ये वेरिएबल वाले का नेम x और y और लास्ट वन का b नेम रख देते हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बस आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपको समझाने के लिए मज़ीद एक सवाल लेके आया हूँ। तो देखें जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि हमारे पास इसमें एक फार्मूला जो बनता है, ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन है कुछ इस शेप में है। इसमें से हम a को दूसरी तरफ लेके जाके इन्वर्स a बना देते हैं। अब इसमें हम अपने कीमतें पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a मैट्रिक नहीं है। a मैट्रिक तो है, a इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं है। x और b वो हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले a इन्वर्स मैट्रिक हम बनाते हैं। उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, अर्जेंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं a का। डिटर्मिनेंट निकालना आप दूसरी एक्सरसाइज से सीखते चले आ रहे हैं कि दोनों डायगोनल्स वाली एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, दरमियान में माइनस, और दोनों दूसरी तरफ वाली एलिमेंट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 3 to the 6 लेकिन माइनस का आ जाएगा। इसी तरह 2 5 the 10 लेकिन ये भी माइनस का आ जाएगा क्योंकि एक रकम 2 माइनस की थी। और ये दरमियान में डबल माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास 6 माइनस का और 10 प्लस का। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 4 प्लस का। तो ए का डिटर्मिनेंट नहायत आसान और वो भी बहुत छोटा सा निकला है, 4। इसी तरह हम इसका अर्जेंट भी निकालेंगे, फिर इन्वर्स निकाल लेंगे। अर्जेंट निकालने के लिए जस्ट हमें उसकी डायगोनल्स की रकमें चेंज करनी है। 3 और -2 अपनी जगह चेंज कर देगा। इसी तरह ये 2 और 5 अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, लेकिन अलामात चेंज हो जाएंगी। 2 माइनस का था, मैंने प्लस का किया, और 5 प्लस का था, मैंने माइनस का कर दिया। अब फार्मूला लिखते हैं और उसमें कीमत लिखते हैं इन्वर्स की। वो क्या है? अर्जेंट a ओवर डिटर्मिनेंट a। अब देखें इनमें कीमतें लिखते हैं। अर्जेंट a की कीमत जो अभी हमने निकाली, -2 2 -5 3, और बटे के नीचे हमने लिखना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारा निकला था 4। तो 4 मैं यहाँ पे बटा बना के साथ लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास a इन्वर्स हासिल हो गया।
ए इनवर्स जैसे हमारे पास आया, हम जो है इस इक्वेशन में मैट्रिक्स आसानी से लिख सकते हैं। तो x की जगह पे x वाली इक्वेशन लिख दें, मैट्रिक्स लिख दें सॉरी। अब ए इनवर्स की जगह पे हमारे पास ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स है, लेकिन 1/4 स्टार्ट में है तो वो लिख दिया, -2 2 -5 और 3। इसी तरह बी वाला मैट्रिक्स लिख दें, -6 और -10। ये देखें हमने इस फार्मूले के मुताबिक अपनी मैट्रिक्स को ढाल लिया है। एक्स वाई मैट्रिक्स तो सेम वैसे ही चलता आएगा, अभी फ़िलहाल 1/4 भी वैसे ही आएगा, लेकिन इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, जैसे -2 जो है वो 6 से माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, फिर 2 जो है -10 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम तो है नहीं, इसलिए सेकंड रो की बारी आ जाएगी। -5 मल्टीप्लाई होगा -6 से, फिर +3 मल्टीप्लाई होगा -10 से। तो अब हम इन्हें जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं इनकी। 6 to the 12, लेकिन नफ़ी नफ़ी प्लस हो जाएगा, +12 हमारे पास असल होगा, दरमियान में प्लस है। 2 10 the 20, लेकिन 20 ये जो है माइनस का है हमारे पास, 10 माइनस का था। अब 6 5 the 30, लेकिन वो अब प्लस का हो चुका है क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यू थी, माइनस माइनस प्लस हो गई। इसी तरह दरमियान में प्लस है, 10 3 the 30, लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि 10 माइनस का है। तो अब हमारे पास फाइनल शक्ल नज़र आने लग जाएगी हमारे सवाल की। तो 12 प्लस का है लेकिन 20 माइनस का है, तो हमारे पास 8 माइनस का रह जाएगा। इसी तरह नीचे देखें, 30 प्लस का है, 30 माइनस का, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब x और y वाला मैट्रिक्स हमारे पास सेम वैसे ही चला आ रहा है। अब जो है ये 4 है, हर एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे, -8/4 और 0/4। ये 4 कट जाएगा, 4 to the 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे -2 और नीचे 0/something 0 होगा। तो यहाँ x और y, जैसा कि आप जानते हैं दोनों अगर इक्वेशंस आपस में बराबर हैं तो इनके क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज़ भी बराबर होंगी। तो हम लिख देंगे x = -2 और y = 0। तो ये हमारे पास आंसर हासिल हो गया। मैट्रिक्स की इन्वर्शन मेथड को यूज़ करते हुए हमने ये पार्ट हल किया है। देखें पहले भी हमने इसकी प्रैक्टिस की थी, सेम वैसा ही सवाल, सेम वही स्टेप, बस अगर चेंज है तो इसमें इन इक्वेशंस की रकमें चेंज कर दी गई हैं, बस और कुछ भी नहीं, सिंपल सवाल है। यहाँ सबसे पहले हम अपने पार्ट को दोबारा से यहाँ लिख देते हैं। यही हमारा पार्ट है। अब इसको हम क्रैमर रूल के तरीके से हल करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम वैसे ही जैसे कि पिछले मेथड में किया है, चंद एक स्टेप जो है हमारे पिछले मेथड के तरीके से ही चलेंगे। तो जैसे कि कन्वर्ट करने वाला है, कन्वर्ट दिस इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में इन इक्वेशंस को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेम इसी तरह जैसे कि यहाँ लिखा था, 3 5 -2 और -2, और दूसरी तरफ x और y, और इक्वल के आगे जो है -6 और 10। ये हमने इन्हें मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब इनके नेम हम जो है डिफ़ाइन कर देंगे। इसका नेम रख देंगे A, इसका नेम हम रख देते हैं x और y, और इसका नेम हम रख देंगे B। अब जो है हम जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इसमें 2 फार्मूले यूज़ होते हैं। x मालूम करने के लिए हमारा फार्मूला है ax
का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इसी तरह y के लिए था ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो इन दोनों फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। इसमें हमने पता है कि हम जो है डायगोनल्स की रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस, अब 6 टू द 3 टू द 6 लेकिन माइनस की रकम आएगी, और ये माइनस, और ये 5 टू द 10 लेकिन ये माइनस का, दरमियान में माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास 4 प्लस की वैल्यू आ गई। यहाँ तक तो हम सेम पिछले मेथड के साथ ही चलते आ रहे हैं, क्योंकि पिछले मेथड में भी देखें यहाँ पे ए के डिटर्मिनेंट तक हमने 4 आंसर प्रोड्यूस किया था। ऐसे ही कन्वर्ट, ऐसे ही उसे ए और उसमें ए का डिटर्मिनेंट निकाला है। यहाँ पे अब जो है थोड़ी तब्दीली आएगी कि हमने ए एक्स मालूम करना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट, ए वाई और उसका डिटर्मिनेंट। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ए एक्स हम ले रहे हैं, ए एक्स में हमारे पास फर्स्ट कॉलम में बी वाला मैट्रिक्स लिख देंगे और सेकंड जो कॉलम है उसमें हम वही वाला ए वाला ही कॉलम सेकंड वाला ही लिख देंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। फर्स्टली इसे सिर्फ जो है ना आपने मॉड में लिखना है, नेक्स्ट स्टेप में जाके आपने इसके डायगोनल्स की रकमों को मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, ये सारी रकमें कमोबेश माइनस की हमारे पास हासिल हो गई हैं। 6 टू द 12 लेकिन प्लस का आ जाएगा क्योंकि नफ़ी नफ़ी जमा हो चुका है। वहाँ पे भी नफ़ी नफ़ी जमा होके 2 10 द 20 हो चुका है, दरमियान वाला माइनस वैसे ही रह गया। तो जब हम इसे हल करेंगे तो -8 हमारे पास आंसर आएगा ए एक्स का। ए एक्स का आंसर हमने डिटर्मिनेंट निकाला, वो हमारे पास आ गया -8। इसी तरह ए वाई का निकालेंगे और हमारा सवाल तकरीबन क्लोज़ होगा। ए वाई क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहला कॉलम जो है वो सेम ए वाला ही रहने देना है, लेकिन दूसरा जो कॉलम है उसे बी वाला लिख देना है, यानी -6 और -10। ए एक्स में पहले को बी वाला लिखा था और ए वाई में दूसरे कॉलम को बी वाला लिखना है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ये हमने डिटर्मिनेंट लिया। अब नेक्स्ट जो है बोर्ड को सेपरेट करके अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। तो ए वाई इसके डायगोनल्स की रकमों को आपस में ज़रब देना है, 3 और 10 को, दरमियान में -5 और -6 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें 3 10 द 30 लेकिन माइनस की वैल्यू आएगी, इसी तरह 5 6 द 30 लेकिन ये भी माइनस की वैल्यू आएगी। ये माइनस और माइनस प्लस वैल्यू हो जाएगी और ये आंसर तकरीबन 0 आ जाएगा, क्योंकि 30 + 30 - 0। तो ए वाई हमारे पास हासिल हो गया, उसका डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास 0। यहाँ तक हमारा सवाल तकरीबन एंड हो चुका है, क्योंकि अब फार्मूले में कीमतें लिखनी है। x = ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट और y = ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यहीं पे हम कीमतें लिख रहे हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट देखें यहाँ हमने निकाला है -8 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला था 4, वो यहाँ पे लिख दिया।
इसे देखें 4 टू द 8 होगा, x हमारे पास आ गया -2। इसी तरह y देखते हैं, y जो है y का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 निकला हुआ है और a वो हमारे पास 4 है, 0/4 0, तो y हमारे पास आ गया 0। तो नेक्स्ट में आप लिख दें x = -2, y = 0। तो इसी तरह अगर पिछले आंसर में, पिछले मेथड में, कन्वर्सेशन मेथड में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास आंसर जो है -2 और 0 हासिल हुआ। इसी तरह क्रैमर रूल में हल करने के बाद हमारे पास आंसर -2 और 0 हासिल हुआ। तो बाकी क्वेश्चन नहायत आसान है। देखें फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स सेम इसी तरह हल होंगे। अगर किसी को किसी सवाल में प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट्स में मुझे बता सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके बतलाया कि पार्ट नंबर 5 जो है वो हल करके दिया जाए, तो उनकी भरपूर फरमाइश पर हम हल करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में सेम वैसा ही था जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में सीखा। इसमें भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और इन्हें हमने दोनों रूल्स से, यानी कि इन्वर्शन मेथड से और ग्रामर रूल से हल करना था। तो चाहे ये सवाल इन्वर्शन मेथड से आए, चाहे ये ग्रामर रूल से आए, तो उसे हल करने के लिए चलें देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं इसे। 3 -2 -6 और 4। इसी तरह सेकंड वन को x और y और इसको 4 और 7 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इनके नेम जो है वो लिख देंगे, इसके नेम रख देंगे। इसका नेम a रख देंगे, इसका नेम x रख देंगे क्योंकि वेरिएबल हैं, इनके नेम x रख दिए, और इसी तरह लास्ट वन का नाम b रख देंगे। जैसा कि हमने चाहे क्रैमर रूल हल करना है, चाहे कि हमने इन्वर्शन रूल हल करना है, चंद स्टेप्स जो है साथ साथ चलते हैं, दोनों में करने पड़ते हैं। तो क्योंकि a का डिटर्मिनेंट निकालना, तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसकी डायगोनल्स की रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 3 4 द 12 माइनस 6 2 द 12, लेकिन ये भी यह प्लस का हो जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं। तो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट हासिल हो गया 0। ये वाहिद सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, वाहिद पार्ट है कि जिसका आंसर प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि यहाँ देखें हमारे पास एक यहाँ पे साबित हो गया कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनका हल जो है नामुमकिन होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे, ये तो यहाँ हम आंसर में लिख देंगे, दिस इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज द डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, द सोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल, इसका सोल्यूशन मुमकिन नहीं। चाहे तो हमारे पास क्रैमर रूल हो, चाहे तो हमारे पास इन्वर्शन रूल हो, किसी एक ही मेथड से वो आपको हल करने के लिए देगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आएगा, तो लास्ट में आप लिख देंगे ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स यानी नादर कालब है,
इसलिए इसका हल मुमकिन नहीं। तो यहाँ पे हमारा सवाल क्लोज़ हो जाएगा। बाकी सवालों की निस्बत नहायत कम शॉर्ट स्टेप से हमें जो है इसका आंसर हासिल हो जाएगा। तो आप सब ने जिन ने कमेंट्स किया उनका शुक्रिया, और आपका जो है मतलूबा क्वेश्चन वो सॉल्व हो चुका है। तो मज़ीद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे कमेंट्स करें, मैं उनके भी जवाब दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हमने किए और नहायत आसानी से हमने समझा कि किस तरह दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमने दोनों मेथड्स के साथ, इन्वर्शन मेथड के साथ और क्रैमर रूल के साथ हल करना है। मुख्तलिफ दोनों सवालों में से कोई भी सवाल देता है, कभी वो क्रैमर रूल से देता है करने के लिए, कभी इन्वर्शन मेथड के तरीके से करने के लिए देता है। और अक्सर सवाल पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में से कोई भी सवाल वो उठा के देता है हर साल। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट दे। वो इस एक्सरसाइज के मज़ीद भी आगे क्वेश्चन हैं, उनमें से भी कोई उठा के दे सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वो हमसे क्या डिमांड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। जो रेक्टेंगल है, जो कि एक ये रेक्टेंगल है आपके सामने बेटा, इसके अंदर वो कहता है उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। उस फ़र्ज़ किया कि ये वाली लंबाई है, ये वाली चौड़ाई है, और उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। 4 चौड़ाइयाँ इकट्ठी करें तो एक लंबाई बनती है। तो हमारे सवाल में, और दूसरा क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, और जो उसका पेरीमीटर जिसे हम कहते हैं अहाता, वो 150 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद कहता है फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डिमेंशन यानी कि दोनों साइडें एक्स और वाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ये हमें मालूम करके दें। तो जैसा कि हम जो है मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए ही हमने लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। तो देखें बेटा, नहायत आसान सवाल है। मेरे स्टूडेंट ने मुझे बतलाया कि अगर आप इसे जो है पहले क्वेश्चन के पार्ट की तरह ही बना देते हैं, यानी 2 लीनियर इक्वेशन हमें बना दें, तो हम आसानी से जो है इसे आगे कर लेंगे। तो हमें यहाँ से थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे हल करना है। फर्स्ट लाइन जो है, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 टाइम ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज कर देंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, वो फ़र्ज़ कर देंगे x है, और जो लेंथ है ऑफ रेक्टेंगल वो y है। फ़र्ज़ कर दिया हमने, फ़र्ज़ कर लिया हमने कि उसकी चौड़ाई जो है वो x है और उसकी लंबाई जो है वो y है। तो सवाल जैसे कह रहा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके मुताबिक 4x इज़िकल टू y हो जाएगा। 4x इज़िकल टू y कैसे कि 4 चौड़ाइयाँ इकट्ठी हों तो एक लंबाई बनेगी। तो देखें 4 चौड़ाइयाँ कर दी, एक लंबाई के बराबर हो गई, जैसा कि सवाल उसने बतलाया था। अभी हमने y को इक्वल के इस साइड पे ले आए, तो वो माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं बचेगा, 0 लिखेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हासिल हो गई। नहायत आसान, सिर्फ उनकी 2 कंडीशंस को फॉलो करते हुए कि उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। तो देखें सिर्फ यही लिखा और हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हासिल हो गई।
अब दूसरी तरफ चलते हैं, वो कहता है उसकी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 150 है। तो पेरीमीटर का आपको फार्मूला आता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, यानी अहाता बराबर है लंबाई जमा चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। तो हम यहाँ पे अहाते की जगह पे 150 लगाते हैं, 2x प्लस वाई लगाते हैं। तो देखें ये 2 को मैं इस साइड पे ले आऊँ, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 150 ओवर 2, इधर बचेगा x प्लस वाई। तो ये इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 75 हासिल होगा। अब अगर इसे मैं सीधे साइड से लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, तो ये हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन हासिल हो गई। तो देखें दोनों लीनियर इक्वेशन हमारे पास हासिल हो गई हैं। मैं इसे साइड पे लिख के आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं उन जैसा हमारा क्वेश्चन बन चुका है, 2 लीनियर इक्वेशंस। इन्हें आप आसानी से मुख्तलिफ मेथड से हल कर सकते हैं, जिस मेथड को वो आपसे पूछे, जिस मेथड का क्वेश्चन आए उसी मेथड से आप इसे कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, वो भी रेक्टेंगल से रिलेटेड है, यानी कि सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। इसमें कहता है 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। दोनों साइडें जो हैं रेक्टेंगल की, यानी चौड़ाई और लंबाई दोनों में फ़र्क है 3.5 सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर का। तो फिर वैसे ही लेट्स सपोज कर लेते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x कह देते हैं, उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल y कह देते हैं। जैसे कि सेम हमने पिछले सवाल में किया, चौड़ाई को x कह दिया, लंबाई को हमने y कह दिया। तो उसने कहा है कि दोनों में फ़र्क, यानी दोनों को तफरीक करें तो फ़र्क निकलेगा 3.5 सेंटीमीटर का। x में से y को निकाल देंगे, यानी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारे पास 3.5 हासिल होगा। तो इतना ही लिखने से हमारी एक लीनियर इक्वेशन हासिल हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। अब दूसरा क्या कहता है, फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की दोनों साइडें यानी लंबाई और चौड़ाई आप बता दो मालूम करके। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, इसमें भी पेरीमीटर यूज़ हुआ है। पेरीमीटर वो कहता है कितना है, पेरीमीटर है जी 67 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का सेम जैसे पीछे हमने फार्मूला लगाया था, वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई या चौड़ाई प्लस लंबाई। तो अब हम पेरीमीटर या अहाते में उसकी कीमत लिख देते हैं 67, क्योंकि वो हमें 67 बताया गया है। अब सेम वैसे ही सवाल हो गया, ये 2 इधर है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें इसे डिवाइड करें तो 33.5 हमारे पास हासिल होगा। इसे अगर मैं दुरुस्त करके सीधी तरतीब से लिखूं तो ये हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन हासिल होगी। देख बताएं कहीं आपको मुश्किल आई, कहीं कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, निहायत आसान तरीके से उसने सवाल में ही हमें समझा दिया कि करना क्या है। इस मरतबा उसने 2 लीनियर इक्वेशंस नहीं दी, बल्कि हमें स्टेटमेंट दे के समझाया है। अब ऐसे सवाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें आके बतलाते हैं कि हमें बतलाएं कि हमारी ज़मीन का इतनी चौड़ाई है, इतनी लंबाई है, उसका अहाता या पैरामीटर कितना होगा, हम उसके गिर्द बाड़ लगाना चाहते हैं। तो हम जो है परेशान हो जाएंगे कि ये क्या, हमने ऐसा तो सवाल नहीं पढ़ा। जबकि ये सवाल जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसे जो है हम यूज़ करते हैं, इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह हम उन्हें जो है निकाल सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखें जी, ये सेम बन गई वैसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की तरह। आप इसे आसानी से किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी मैं जो है आपको 2 लीनियर इक्वेशंस तक हल करवा दूंगा। नेक्स्ट जो है सेम प्रोसेस है, वो हम जो है बार बार प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं कि किस तरह 2 लीनियर इक्वेशंस को हल करते हुए क्रैमर रूल से या इंसर्शन मेथड के तरीके से हम जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये आ रही है कि हम इस जो स्टेटमेंट है इससे 2 लीनियर इक्वेशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ये 2 लीनियर इक्वेशंस मिल जाएं तो हम आसानी से आगे हल कर सकते हैं। तो देखें आज का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में वो कहता है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स। आइसोस्केल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है कि जिसके 2 ज़ाविये आपस में बराबर होते हैं। अगर उर्दू मीडियम वाले देखें तो वो इसे जो है मसावी व साकैन मुसल्लस कह सकते हैं, जिसके 2 एंगल आपस में बराबर होंगे। थर्ड एंगल डिफरेंट होगा। हम जो है ये 2 इस तरह से, एक जो है आइसोस्केल ट्राइंगल है, वो कहता है कि इसके 2 जो ज़ाविये हैं वो बराबर हैं। तो देखें सवाल में हम फर्स्ट लेट्स सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट एंगल, सपोज कर दिया x है। इसी तरह सेकंड एंगल वो हम सपोज करते हैं z है, और थर्ड एंगल y है। ये दोनों जो सेम थे वो मैंने सेम पहले लिखे हैं। जैसे कि आप जो है इस फिगर में इस जो है मुसल्लस में देख सकते हैं x और z, ये दोनों जो हैं एंगल जो हैं ये इक्वल हैं, जबकि y एंगल डिफरेंट है। तो हमें बतलाया गया है कि आइसोस्केल ट्राइंगल इज़ 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स। जो इक्वल एंगल है हमारे पास x और z, इससे जो दूसरा एंगल है वो 16 डिग्री कम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमारे पास एंगल है y, वो उन दोनों के सम से 16 डिग्री कम है। एक है जी हमारे पास x और प्लस z माइनस 16 डिग्री, 16 डिग्री हमारे पास कम है, इसलिए हमने उसे लिखा। ये y वाला जो डिफरेंट था वो इन दोनों के सम से, द सम ऑफ द 2 इक्वल ये वाले फर्स्ट 2 थे x और z, इनसे 16 डिग्री कम है, तो हमने माइनस 16 कर दिया। अब देखें वी नो डैट, आप यहाँ पे लिख देंगे x और z एंगल आपस में इक्वल हैं, इसलिए मैं इसे x प्लस x माइनस 16 कर सकता हूँ कि क्योंकि z की जगह पे भी मैं x लिख सकता हूँ, क्योंकि z और x आपस में इक्वल हैं। तो x और x 2x हो जाएगा माइनस 16, y इज इक्वल टू 2x माइनस 16 हो गया। अब जो है मैं इसे लीनियर इक्वेशन बनाते हुए 2x को इधर ही रहने देता हूँ, ये y इधर आके माइनस का हो गया और ये 16 इधर आके प्लस का हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन हासिल हो गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हासिल हो गई। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड लीनियर इक्वेशन हम ढूंढेंगे, तो वो हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का जो सम है 180 के इक्वल होता है। x प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे जो है, लेकिन हमें ये भी पता है कि z और x आपस में बराबर हैं, तो z की जगह पे भी मैं x की वैल्यू ही लिख दूंगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये x और x 2x प्लस y
इज इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हासिल होगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को मैं जो है इकट्ठा करके लिख देता हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो देखें ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हासिल हो गई हैं। इन्हें हम किसी भी मेथड में यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टेटमेंट पहले रीड करते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वेंस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल। यहाँ पे हमारे पास राइट ट्राइंगल जिसे कैमा ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं उसकी बात हो रही है। कैमा ज़ाविया मुसल्लस ऐसी मुसल्लस होती है जिसका एक ज़ाविया कैमा यानी 90 डिग्री का होता है और बाकी दो ज़ाविये जिन्हें एक्यूट एंगल कह रहा है उनकी जो है उसने कीमत हमें दी है। कहता है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल को आप उर्दू में हादा ज़ाविया भी पढ़ते हैं, उर्दू मीडियम वाले। हादा ज़ाविया जो है एक कैमा ज़ाविया मुसल्लस का वन जो है फर्स्ट हादा ज़ाविया जो है वो 12 ज़्यादा है देन दी ट्वेंस दी अदर एक्यूट एंगल, दूसरे हादा ज़ाविये से 12 ज़्यादा है। यानी कि अब यहाँ पे हम फिर से फ़र्ज़ कर सकते हैं, लेट्स फर्स्ट एक्यूट एंगल x and second acute angle y। जब हमने इन्हें सपोज कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि एक फर्स्ट वन जो है वो x है, सेकंड वन जो है वो y है, तो हम सवाल की डिमांड के उसकी शराइत के मुताबिक जो पहला ज़ाविया है वो उसका लिख देंगे कि दूसरे के डबल से भी 12 ज़्यादा है, दूसरे के डबल से भी 12 ज़्यादा है, उसकी मोर देन ट्वेंस द अदर एक्यूट एंगल, उसकी डबल से, ट्वेंस मतलब उसका डबल भी कर दें, उससे भी 12 गुना 12 आगे वो जो है उसके बराबर आएगा। तो एक एंगल दूसरे एंगल से इतना जो है फ़र्क रखता है। अब इस तरह हम जो है अगर वैल्यूज़ देखें, x इधर ही रहे, 2y इधर आके माइनस का हो जाए और 12 उधर ही रहे, तो ये हमारे पास एक एंगल हासिल हो जाता है कि जी x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इसे फर्स्ट हम जो है इक्वेशन कह देते हैं। इसी तरह सेकंड इक्वेशन पिछले सवाल की तरह हम जैसे कि किसी भी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ यहाँ पे लिखें, वी नो डैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। किसी भी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की मिकदारों को जमा किया जाए तो वो 180 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम देखें तो हमारे पास z एंगल जो है x और y जो थे वो हमारे एक्यूट एंगल थे यानी हादा ज़ाविये, जबकि z एंगल हमारा राइट एंगल था यानी कि 90 डिग्री राइट एंगल को कहते हैं। तो हम इसकी जगह पे 90 डिग्री लिख देते हैं क्योंकि वो उसने फिक्स कह दिया है कि राइट एंगल है। तो हम 90 को दूसरी तरफ सेंड करेंगे, 180 माइनस 90 तो बाकी बच गया 90। तो ये हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशंस हासिल हो गई। तो देखिए दोनों इक्वेशंस को मैं इधर साइड पे लिखता हूँ और ये देखें जी ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस हासिल हो चुकी हैं। दोनों के अंदर x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो अब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस जो है सेम हमारे सवाल जैसी बन गई है जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के मुख्तलिफ पार्ट्स किए थे। तो अब आप उम्मीद है कि अब आप इसे आसानी से तकमील तक पहुंचा सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया है और हमने इसे जो है किसी भी मेथड से हल करना है। लेकिन सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को चीज़ परेशान करती है वो ये है कि इनकी लीनियर इक्वेशंस बनाना। जब इनकी लीनियर इक्वेशन बन जाती हैं तब स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे हम जो है आगे खुद कर सकते हैं। तो मैं इस जो स्टेटमेंट्स हैं इसकी मदद से आपको लीनियर इक्वेशंस बना के देता हूँ कि किस तरह इसकी लीनियर इक्वेशन बनाई जाती हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। कहने का उसका मकसद है कि दो कारें हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं। ये एक इस साइड पे जा रही है और दूसरी इसी की तरफ आ रही है। दूसरी इसी की तरफ आ रही है, लेकिन दोनों का दरमियानी फासला वो 600 किलोमीटर है। देखिए, अगर सवाल हम समझ जाते हैं तो फिर उसे हल करना आसान होता है। इसलिए सवाल समझना निहायत ज़रूरी है कि स्टेटमेंट क्या बतला रही है। स्टेटमेंट बतला रही है कि दो कारें हैं, एक दूसरे की तरफ ही आ रही हैं, दरमियानी फासला 600 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट वो बताती है देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर्स। उनकी स्पीड में जो फ़र्क है वो 6 किलोमीटर पर घंटा का है। तो वो हम जो है इधर लिखते जाते हैं, यहाँ पे सॉल्व भी करते जाते हैं और अपनी मिसाल को भी वहाँ पे जारी रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, यहाँ पे आप लेट्स कर देते हैं। सपोज किया कि पहली कार की स्पीड है वो है x, इसी तरह स्पीड ऑफ सेकंड कार वो y, उसे y कह देते हैं। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट भी हमने साथ में लिख दिया कि एक की स्पीड x है, दूसरी की स्पीड y है। तो यहाँ से सवाल जो कह रहा है देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, उनकी स्पीड में फ़र्क है 6 किलोमीटर एक घंटे का। एक की स्पीड कुछ कम है, एक की स्पीड कुछ ज़्यादा है। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो 6 किलोमीटर ज़्यादा कर जाती है घंटे में, दूसरी 6 किलोमीटर उसके मुकाबले में कम करती है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर का है। पहली की स्पीड में से दूसरी की स्पीड निकालें तो वो 6 किलोमीटर का दरमियानी फासला रह जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हासिल हो गई। दूसरी इक्वेशन के लिए अभी हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, यानी 4.5 घंटे के बाद उनका दरमियानी फासला 123 किलोमीटर रह जाता है। यानी कि वो अब यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, कारें अब यहाँ पे आ गई हैं। अब इनका दरमियानी फासला 123 किलोमीटर रह गया है। लेकिन टाइम कितना स्पेंड हुआ? टाइम यहाँ पे हमारा लग चुका है 4.5 घंटे, यानी कि 4.5 आवर्स। 4.5 घंटे हमारे लगे उन कारों के, और अब उनका दरमियानी फासला रह गया है 123 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हर कार की स्पीड मालूम करें। तो देखें, ये फर्स्ट लीनियर क्वेश्चन हमारे पास हासिल हो गई है। सेकंड के लिए हमें फिज़िक्स का एक फार्मूला हमने पढ़ा था, फासला इज इक्वल टू रफ्तार ज़रब वक्त, S बराबर है VT। ये आप फार्मूला फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे होंगे। तो इस फार्मूले के मुताबिक इन दोनों का फासला हम जो है मालूम करते हैं।
तो पहले की स्पीड, पहली कार जो है, फर्स्ट कार जो है, उसकी जो स्पीड है वो कैसे, फासला कैसे निकालेंगे, उसकी स्पीड हमने कहा था x, और फासला और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 4.5 आवर्स हमारे लगे, और ये उसका फासला टोटल निकल आया। अब दूसरी कार का फासला, सेकंड कार का फासला हमने मालूम करना है, वो है y, उसकी स्पीड थी y और उसका वक़्त था 4.5 घंटे। तो टोटल दौरानिये में 4.5 घंटे में उसने इतना फासला तय कर लिया, उसने इतना फासला तय कर लिया, और लास्ट में 123 किलोमीटर रह भी गया फासला। तो देखें टोटल फासला हमारे पास 600 किलोमीटर था, जिसमें से पहली कार ने किया स्पीड ज़रब टाइम है जी 4.5 प्लस ये इसका तय करदा फासला है, यहाँ दूसरी कार का तय करदा फासला वो भी आ गया। फासला इन दोनों के ज़रब से आता है, जैसे कि मैंने फार्मूला बताया, स्पीड ज़रब वक्त। स्पीड हमारे पास x हमने सपोज की थी, वक्त 4.5 घंटे लगा, इसकी स्पीड y थी और 4.5 घंटे बचा, लेकिन फिर भी अभी 123 किलोमीटर रहते हैं, वो भी इधर साइड कर दें, साइड पे लिख दें। तो ये अब 600 किलोमीटर थे, इतना इसने फासला तय किया, इतना इसने फासला तय किया, और इतना फासला और अभी रहता है, तो वो 600 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब हम जो है इसे हल करते हैं। तो ये x, ये हमारे पास इन दोनों में से 4.5 अगर हम जो है इसमें से मैं निकाल दूं, कॉमन ले लूं, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। तो नेक्स्ट जो है मैं इसमें से 123 को इधर ले जाता हूं, तो वो इधर आके माइनस की हो जाएगी। तो इसमें से 600 में से 123 को इसको माइनस कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास हासिल हो जाएगा 7 और 4। तो अब ये हमारे पास है 4.5x प्लस y। अब 4.5 इधर आके डिवाइड होगा, 477 ओवर 4.5 इज इक्वल टू x प्लस वाई। जब इसे हम तकसीम करेंगे, लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको 477 को 4.5 पे मैं इसे डिवाइड करूंगा, तो आंसर आएगा 106। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। देखिए फर्स्ट इक्वेशन नहायत आसानी से दोनों की कारों की स्पीड x कही और y कही, और दोनों का डिफर थे 6 किलोमीटर पर आवर की डिफरेंस था, तो वो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दी। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें थोड़ा सा मिसाल से समझना पड़ा। हमारे पास टाइम था 4.5 घंटे, तो उसके बाद हमारी स्पीड तो हमने फ़र्ज़ करवाई हुई थी x और y, और फासला मालूम करना था। पहली कार का फासला मालूम किया, स्पीड ज़रब टाइम, दूसरी कार का फासला मालूम किया, स्पीड ज़रब टाइम, इसका फासला भी मालूम हो गया, इसका फासला भी मालूम हो गया, साथ ही हमारे पास 123 किलोमीटर अभी रहते भी थे, तो वो भी साथ ऐड करने थे। ये पहली का फासला लिखा प्लस दूसरी का फासला लिखा प्लस जो फासला रहता था वो लिखा, तो वो टोटल 600 के बराबर हो जाएगा। तो आप बाकी देख लें कि इन दोनों में से मैंने 4.5 कॉमन लिया और बाकी नीचे आए, तो ये 123 को दूसरी तरफ ले गया, माइनस करवा दिया, और फिर 4.5 भी उधर जाके डिवाइड हुआ, तो डिवाइड होने के बाद 106 जो है हमारे पास आंसर आया। तो इस तरह हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हासिल हुई। इन दो लीनियर इक्वेशंस को हम यूज़ करते हुए किसी भी मेथड को सॉल्व कर सकते हैं।